वेलकम बैक टू अंकित्स क्लासरूम। यू ऑल आर हियर बिकॉज एवरी स्टूडेंट डिजर्व्स एन इजी लर्निंग। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th का चैप्टर 15 जिसका नाम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसका पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है, जिन्होंने नहीं देखा लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आज के वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं फीचर्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी। हमने लास्ट पार्ट में देखा था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेवलपिंग एंड डेवलप्ड। डेवलपिंग यानी ऐसी कंट्री जो अभी तक डेवलपमेंट कर रही है, अपने देश को और अच्छे से बनाना चाह रही है, और डेवलप्ड यानी कि ऐसी कंट्री जो अपने आप को डेवलप कर चुकी है और वो भी क्या कर रही है, ग्रोथ। दोनों के बीच का सबसे इजी डिफरेंस बिटवीन भी हमने लास्ट पार्ट में देखा था, तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। फीचर्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी यानी कि एक कोई भी चीज होती है ना, उसका कोई फीचर्स होते हैं। फीचर्स कैसे होते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एक इंसान की, तो एक इंसान के अपने अलग फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे कि हम किसी को बुला रहे होते हैं तो एटलीस्ट हमें उनका नाम नहीं पता, बट हमको उन्हें काम पता होता है कि ये बंदा जिसकी आदत ऐसी है, वो जो कंजूस है, तो हमें क्या पता चलता है कि ये उसका ही फीचर है, उसकी बात चल रही है। तो ये सब कब पता चलता है? जब कोई पर्टिकुलर चीज की फीचर्स होते हैं। आप कोई भी इंसान को देख लो, आप कोई भी चीज को देख लो, उसके फीचर्स होते हैं। हम नया फोन लेने जाते हैं तो हम उसके फीचर्स पूछते हैं, टीवी देखने जाते हैं तो फीचर्स पूछते हैं। क्यों? क्योंकि वो फीचर्स ही आइडेंटिफाई करेगा कि वो प्रोडक्ट, वो इंसान, वो कैसा है। तो वैसे ही डेवलपिंग कंट्री यानी कि जो कंट्री भी डेवलपमेंट कर रही है, वो फीचर्स कैसे होंगे, यानी वो कैसी दिखती होगी, उसके अंदर क्या ऐसी चीजें होगी जो वो दिखाएगी कि ये कंट्री डेवलपिंग है। तो सबसे पहले देखते हैं कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक ने जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट दी थी, कब दी थी? 2004 में, यानी 2004 के वर्ल्ड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जिसकी पर कैपिटा इनकम क्या होता है, यानी एक इंडिविजुअल इनकम, अगर पर कैपिटा इनकम $735 से होती है, 735 रुपीज नहीं, $735 से कम होती है, तो वो पर्टिकुलर कंट्री को किसमें गिना जाएगा? डेवलपिंग इकोनॉमी में गिना जाएगा। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो वर्ल्ड बैंक देती है 2004 के अकॉर्डिंग, $735 से कम अगर किसी का भी पर कैपिटा इनकम होता है, तो वो कंट्री किसमें गिनी जाएगी? डेवलपिंग इकोनॉमी में गिनी जाएगी। सबसे पहला देखते हैं लेस पर कैपिटा इनकम। ऑब्वियसली बात है कि पर कैपिटा इनकम अगर कम होता है, ठीक है, अगर मैं खुद ही नहीं कमा रहा हूं, तो मैं अपना लिविंग स्टैंडर्ड कैसे इंप्रूव करूंगा? मैं अपने देश को टैक्स कैसे भरूंगा? यानी कि डेवलपिंग इकोनॉमी का सबसे पहला फीचर होता है पर कैपिटा इनकम हमेशा कम होती है। यानी कि जितना कमाना चाहिए उतना कमा पाते नहीं है, जितनी मेरी खुद की पर कैपिटा इनकम होनी चाहिए उतनी नहीं होती है। कब अपने आप की इच्छा पूरी करूंगा, कब फैमिली की पूरी करूंगा, और कब देश को टैक्स भरूंगा। और हमारी गवर्नमेंट कुछ सर्कमस्टेंसेस भी चलाती है, जैसे कि आपकी अगर इनकम पर्टिकुलर अमाउंट तक है तो आपको टैक्स नहीं भरना है, अगर आपकी उससे ज्यादा है तो आपको इतना टैक्स भरना है, उससे ज्यादा हो तो इतना भरना है। आपका बिजनेस जितना होता है, आपके प्रोडक्ट्स क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग टैक्स होता है, किसी पर 18%, किसी पर 12%, किसी पर 5%। उस तरीके से पूरा गवर्नमेंट सिस्टम चलता है। अभी लेस पर कैपिटा इनकम की बात करें तो हमारे कंट्री में, यानी कि डेवलपिंग कंट्री में, कैसी पर कैपिटा इनकम देखने को मिलेगी? लेस पर कैपिटा इनकम, यानी कि इंसान इतना नहीं कमा रहा है जितना उसको कमाना चाहिए। सेकंड आता है पॉपुलेशन ग्रोथ। इंडिया की बात करें या दूसरे कोई डेवलपिंग कंट्री की बात करें, तो हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत रैपिड होती है। रैपिड यानी कि डबल हो जाती है। आज इंडिया की तकरीबन 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, बट उसके अंदर कमाने वाले लोग कितने? आज अगर 4 लोगों की एक फैमिली होती है तो कमाने वाले एक ही होते हैं, मतलब कि फादर जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अभी नया इंडिया बन रहा है, धीरे धीरे वुमेन्स भी अपने आप को इंप्रूव कर रही है कि वो भी इनकम करे, बट एक लिमिट तक। हमारे यहाँ पर बच्चों की अमाउंट ज्यादा है, बूढ़ों की अमाउंट ज्यादा है, जो लोग हमारे यहाँ पर कुछ कंट्रोल नहीं करते बट रिसोर्सेज वो हमारे यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि हमारी डेवलपिंग इकोनॉमी में क्या होता है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही होती है। पॉपुलेशन बढ़ती है, देश की जमीन बढ़ती है नहीं, देश के रिसोर्सेज बढ़ते हैं नहीं। इसी की वजह से बहुत सारा कहना है डिफॉरेस्टेशन और ये सारी प्रॉब्लम भी हमको देखने को मिलती है। इकोनॉमी में बात करें तो पैसे कम पड़ने या फिर रिसोर्सेज ज्यादा यूज होने, रिसोर्स उतने के उतने। फॉर एग्जांपल मैं हूं, मेरी इनकम 30,000 रुपीज है, आज मैं मेरे फादर और मदर के साथ रहता हूं, तो हम लोगों का घर चल रहा है। इफ मेरी मैरिज होते है, वेर इज अ वाइफ, हम 4 लोग हो गए, ठीक है। आगे चलते जनरेशन आगे बढ़ती है, 5 में 6। जितना रैपिडली पॉपुलेशन बढ़ती है उतना रैपिड कभी इंडिया में इनकम नहीं बढ़ती है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, डेवलपिंग कंट्री को डेवलपिंग कंट्री ही रहने देती है। थर्ड आता है डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। आज भी डेवलपिंग इकोनॉमी में मोर देन 50% यानी कि 60% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है, और एग्रीकल्चर भगवान पे डिपेंड करता है। क्यों भगवान पे? बारिश आई तो ठीक, नहीं आई
तो भी एग्रीकल्चर नहीं होगा, ज्यादा ही तो भी एग्रीकल्चर बिगड़ेगा। ऐसे बहुत सारे सर्कमस्टेंस होते हैं जो एग्रीकल्चर भगवान यानी कि नेचर पर डिपेंड करता है। यहां पर लिखा हुआ है 16% और 26% कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी कि देश में 60% लोग किसके अंदर इन्वॉल्व है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है। जो नेशनल इनकम में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, सिर्फ 26% कंट्रीब्यूट करते हैं। यानी कि 60% जो लोग, हमारा देश का मेजॉरिटी पब्लिक जिस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, वो हाफ ऑफ द नेशनल इनकम भी नहीं दे रहे, यानी कि 50% भी नहीं दे रहे, उनके खुद की 30% भी नहीं दे रहे, वो सिर्फ 26% नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि देश के पास पैसा कम आता है और जो डेवलपिंग इकोनॉमी होती है वो डेवलपिंग इकोनॉमी ही रहती है। उसके बाद फोर्थ आता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या होता है, यानी कि जिसको जितना कंट्रीब्यूट करना चाहिए वो उतना कंट्रीब्यूट ही नहीं करते। फॉर एग्जांपल, एक 100 बच्चों का क्लास है, कितने 100 बच्चों का क्लास है, मैं एज अ टीचर बोलता हूं कि मुझे 100 रुपीज चाहिए, 100 रुपीज चाहिए। मैंने ये नहीं बोला कि कौन कितने पैसे देगा, मैंने बोला 100 रुपीज मुझे चाहिए। तो आप अपना दिमाग लगाइए, अकॉर्डिंग टू द मैथ्स हर एक बच्चा अगर एक एक रुपए देगा तो कितने रुपए हो जाएंगे, 100 रुपीज हो जाएंगे, यानी कि 1% ऑन ईच स्टूडेंट। बट यहां पर क्लास में क्या हुआ, 100 आउट ऑफ 50 लोगों ने तो पैसे दिए ही नहीं, 50 बच्चों ने तो पैसे दिए ही नहीं। कुछ थे जिन्होंने 20 दिए, कुछ थे जिन्होंने 30 दिए, कुछ थे जिन्होंने 5 दिए, कुछ थे जिन्होंने 1 रुपया दिया, कुछ थे जिन्होंने 2 रुपए ही दिए। ऐसा करते करते बाकी के 50 स्टूडेंट्स ने मुझे 100 रुपीज लाके दे दिए। मैंने उनको पूछा नहीं कि किसने कितने पैसे दिए, किसका क्या कॉन्ट्रीब्यूट है, मैंने वो 100 रुपीज ले लिए। सेम नेशनल इनकम में होता है। नेशनल इनकम जब आती है तो ये नहीं पता होता है कि किसने कितने पैसे दिए, कौन क्या दे रहा है। हाँ, गवर्नमेंट के पास डेटा सारा होती है, बट इतने सारे डेटा को कोई 1-on-1 टैली करने बैठेगा नहीं। यहां पर यही होता है अनइक्वल में कि 20% जो रिच होते हैं, हम लोग यहाँ पर 40% का रेशियो लेके चल रहे हैं, 20% जो रिच लोग होते हैं वो 40% नेशनल इनकम कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि डबल। यानी उनको 10 रुपए टैक्स भरना है, वो 20 भर रहे हैं, यानी कि 20% जो रिच है वो 40% कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और 20% जो पुअर है, यानी कि पुअर लोग हैं जो 20%, वो 10% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी कि उनको जितना करना चाहिए उससे आधा। आई होप आपको समझ में आया हो कि यहाँ पर क्या बात चल रही है कि देश के अंदर जितने भी लोग हैं उनको सेम इनकम भरनी पड़ती है। बट यहाँ पर क्या होता है, हमारे सरकार के नियम, पॉलिसीज और दूसरे के लोग कुछ ब्लैक मनी रखते हैं, कुछ दूसरी प्रॉब्लम्स की वजह से क्या करते हैं, पूरा टैक्स नहीं देते। यानी कि कुछ लोग होते हैं जिसको जितना देना चाहिए उससे डबल दे रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जिसको जितना देना चाहिए उतना भी नहीं दे रहे, वो उससे भी हाफ दे रहे। तो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है तो देश एक डेवलपिंग कंट्री में ही अटक जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है अनएम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट? बेरोजगार, ये आप सबको पता है। बट अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगार। बट कौन बेरोजगार? छोटे बच्चे, आप स्टडी कर रहे हो, छोटे बच्चे होते हैं वो भी जॉब नहीं करते, तो क्या वो बेरोजगार में आते हैं? नहीं। एक 60 ईयर्स के 70 ईयर्स के जो ओल्ड इंसान होंगे वो भी इनकम नहीं करते, तो क्या वो भी अनएम्प्लॉयमेंट में आए, बेरोजगार में आए? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है? एक इंसान, ध्यान से सुनना, एक इंसान जो काम करना चाहता है, जिसके पास डिग्री है, जो काम करने के लिए बना है, वो काम करना चाहता है, काम मिलना भी चाहिए उसको, वो डिजर्विंग है, बट फिर भी अगर उसको काम नहीं मिलता है तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। वापिस समझो, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि इंसान जिसके पास डिग्री है, जो काम करना चाहता है, जो काम करने के लिए बना है, जिसको काम मिलना भी चाहिए, बट फिर भी अगर उसको काम नहीं मिलता है तो किसमें आता है? अनएम्प्लॉयमेंट। डेवलपिंग कंट्री के अंदर ये रेशियो ज्यादा होता है, यानी कि लोग बहुत, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, पढ़ने वाले लोग ज्यादा होते हैं, सामने अपॉर्चुनिटी कम होती है, लोग उतने आपको समझ नहीं पाते, कोशिश नहीं करते, और कहीं ना कहीं इसी की वजह से वो अनएम्प्लॉय भी रह जाते हैं। इसी वजह से आप अगर इंडिया में देखोगे तो अभी स्मॉल बिजनेस, स्टार्टअप्स और इन सब का बहुत ज्यादा ट्रेंड हो रहा है, मार्केट हो रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों को डिजर्विंग जॉब्स नहीं मिल रही है, इसलिए वो क्या करता है, ऑप्शनल अपने आप को इनकम करने के लिए वो क्या करता है, स्मॉल बिजनेस, स्टार्टअप्स करता है, जो अच्छी भी चीज, एक सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने का मौका देती है। उसके बाद आता है पोवर्टी। पोवर्टी यानी कि पुअर, यानी कि जिसको अपने बेसिक फैसिलिटी नहीं मिलती है, रोटी कपड़ा मकान यानी फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, ये सारी चीजें नहीं मिलती है, वो इंसान किस में आता है? पोवर्टी। हमारी गवर्नमेंट कुछ बीपीएल, जिसको बोला जाता है बिलो पोवर्टी लाइन, ये एक बनाई होता है कि जिसकी इनकम इससे कम है वो पर्टिकुलर बिलो पोवर्टी लाइन में आता है, जिसको गवर्नमेंट क्या करती है? सपोर्ट करती है, पैसे प्रोवाइड करती है, या फिर अलग अलग स्कीम देती है, काम करने देती है। वो सारी चीजें आपके आगे के चैप्टर्स में बहुत डिटेल में आने वाला है। तो पोवर्टी
सिंपल, अगर कोई कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है, अगर मैं बेरोजगार हूं, मेरे पास कोई काम नहीं है, तो मेरे पास जितनी सेविंग होगी वो खर्च होने के बाद मैं एक टाइम के बाद वो पुअर्टी लाइन में आ जाऊंगा। क्यों पॉवर्टी लाइन में आ जाऊंगा? क्योंकि मैंने वक्त के साथ डेवलपमेंट नहीं किया, वक्त के साथ चीजों को अपनाया नहीं, और इसी की वजह से मैं बेरोजगार रह गया और मैं पुअर बनने लगा। फिर आता है ड्यूअल इकोनॉमी। अब व्हाट इज ड्यूअल इकोनॉमी? ड्यूअल इकोनॉमी यानी कि देश के अंदर दो तरीके की सोच चलना। डेवलपिंग कंट्री में होता है, एक तरफ कौन सी सोच चल रही होती है? ऑर्थोडॉक्स, यानी पुराने विचार, पुराने तरीके, पुरानी मेथड, ये सारी चीजें। और एक तरफ चल रही होती है मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न थिंकिंग, मॉडर्न इक्विपमेंट्स, ये सारी चीजें। यानी कि एक पर्टिकुलर जनरेशन गैप हो जाता है जो पर्टिकुलर लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से डेवलपिंग इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। आज भी इंडिया के अंदर ऐसी बहुत सारी जगह हम देखते हैं जहां पर क्या करते हैं, बुक के अंदर पेन से हिसाब लिखते हैं। वहीं पर आज ऐसी भी जगह है जो लोग टैली में अकाउंट्स करते हैं या फिर एक पर्टिकुलर एप्स का यूज करते हैं, जिसकी वजह से उनकी डेली एंट्री मेंटेन रहे। यानी कि ड्यूअल इकोनॉमी यानी डेवलपिंग कंट्री के अंदर दो तरफ की सोच एक साथ रह रही होती है। यानी कि फादर मदर कुछ अलग सोच रहे होते हैं, बच्चे कुछ अलग सोच रहे होते हैं, और ये सारी चीजों की वजह से कहीं ना कहीं हम एक दूसरे की थिंकिंग को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से कंट्री डेवलपिंग फेज में ही रहती है। और गवर्नमेंट में भी ऐसा होता है, गवर्नमेंट डेवलप करना चाहती है, गवर्नमेंट नई नई फीचर्स निकालेगी, बट पब्लिक भी तो एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर मैं आपको आज कुछ भी बोलूं, कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में लाओ, बट वो टेक्नोलॉजी चलेगी तब जब लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे तो वो चीज कभी भी चलेगी नहीं। फिर आता है इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी? इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी यानी कि सुविधाएं, सुविधा जैसे हॉस्पिटल, स्कूल्स, रोड, ब्रिज, स्ट्रीट लाइट्स, अनेकों अनेकों ऐसी चीजें। डेवलपिंग कंट्री में ये इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी की कमी होती है। आज अगर आप देखते हो इंडिया में तो सिटी में हर जगह होती है, गांव में कुछ देखने को मिलेगा, सिटी में कोई प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, ड्रेनेज की प्रॉब्लम, रोड की प्रॉब्लम, ट्रैफिक की प्रॉब्लम, ब्रिजेस की प्रॉब्लम, पब्लिक वेलफेयर के सिस्टम, हॉस्पिटल की प्रॉब्लम, एजुकेशन की प्रॉब्लम। गवर्नमेंट के पास जो पैसा आता है वो सारा पैसा तो इन्हीं सारी चीजों को ठीक करने में चला जाता है। आज गुजरात में डेवलपमेंट करना है, इंडिया के 28 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में डेवलपमेंट करना है, गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, तो इतनी सारी जगह पैसा खर्च भी हो जाता है, जिसकी वजह से डेवलप करने का इतना मौका नहीं मिलता है। हाँ, एक बार सारी चीजें अच्छे से हो जाए उसके बाद जो पैसा आएगा वो किस में जाता है? ग्रोथ में जाता है। ये चीज भी हमने पार्ट 1 में देखी थी। तो वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जब एक टाइम के बाद सफिशिएंट होती है तब जाके कंट्री डेवलप्ड होती है। जब तक उसके अंदर इनसफिशिएंट यानी कि कमी देखने को मिलेगी तब तक वो कंट्री किस में आती है? डेवलपिंग इकोनॉमी में आती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, दोनों का मतलब बता देता हूं। इंपोर्ट यानी कि जब हम कोई चीज हमारी कंट्री में मंगाते हैं बाहर के देशों से। एक्सपोर्ट यानी जब हम कुछ अपने प्रोडक्ट्स बाहर के देश में बेचते हैं। अब आप समझिए, नो ऑफेंस बट मैं बता रहा हूं, इंडिया के अंदर क्या सिस्टम हो रहा है कि हम लोग जो एग्रीकल्चर और एग्रो प्रोडक्ट्स, मसाले, ये सारी चीजें जो एक्सपोर्ट करते हैं यानी कि बाहर के देश वालों को देते हैं, उनकी वैल्यू कम है कंपैरिजन टू, कम है। कैसे कम है? हम जो चीज मंगा रहे हैं, जो हम टेक्नोलॉजी मंगाते हैं, बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट मंगाते हैं, वो कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव है। यानी कि डेट यानी कि जो कर्जा होता है वो कहीं ना कहीं हम पे ज्यादा होता है। सपोज फॉर एग्जाम्पल, मैंने 1000 रुपए के प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया, यानी मैंने 1000 रुपए की चीज कोई फॉरेन कंट्री में भेजी, बट सामने मैंने 10,000 रुपीज की चीजें मंगाई, यानी कि 10,000 रुपए की चीज मैंने इंपोर्ट की। यानी कि मुझे उनसे कितने पैसे लेने हैं? 1000 रुपए। मुझे उनको देने कितने पैसे हैं? 10,000 रुपए। यानी कि डिफरेंस देखने जाएंगे तो 9,000 रुपए मेरे को उनको ज्यादा देने। तो ये डेवलपिंग कंट्री में होता है। क्यों? क्योंकि उनके पास सारी टेक्नोलॉजी इतनी अवेलेबल नहीं होती है, इसलिए उनको मार्केट से बाहर से मंगानी पड़ती है, और इसीलिए इतने एक्सपेंस होते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर क्या देखने को मिलता है? ऊपर नीचे देखने को मिलता है, जिसकी वजह से वो कंट्री पर्टिकुलर जो डेवलपिंग कंट्री होती है वो डेट के अंदर होती है, यानी कि उसको बाहर भी पैसा देना होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में तो पैसा खर्च करना ही है, लोगों पे तो पैसा खर्च करना ही है, बट जो चीजें हमने इंटरनेशनल ट्रेड में मंगाई है, बाहर से टेक्नोलॉजीज मंगाई होती है, दूसरी चीजें मंगाई थी, उसके भी हमें पैसे वहां देने होते हैं। तो ये सारे खर्चों की वजह से जो एक कंट्री होती है वो क्या होती है? डेवलपिंग फेज में ही रह जाती है। ये सारे रीजंस आपने देखे, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक डेवलपिंग कंट्री डेवलपिंग ही रहती है, वो धीरे धीरे बहुत स्लो प्रोग्रेस करती है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है। इकोनॉमिक का हमने मतलब देखा था चैप्टर के स्टार्टिंग में। इकोनॉमिक यानी होता है कहीं ना कहीं पैसे के रिलेटेड एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर स्पेंडिंग और अर्निंग होता है, यानी
या तो मैं कोई पर्टिकुलर चीज के लिए पैसा खर्च रहा हूं या मैं पैसा कमा रहा हूं, दोनों ही सर्कमस्टेंस होते हैं। आज फॉर एग्जाम्पल मैं मिल्क दूध लेने जा रहा हूं, ठीक है, मैंने वो दूध खरीदा, मेरे लिए वो चीज क्या थी, स्पेंडिंग, यानी मैंने एक्सपेंस किया। जिसने मुझे बेचा वो शॉप वाले के लिए वो चीज क्या हुई, अर्निंग हुई। तो यानी कि हम दोनों के बीच में क्या ट्रांजैक्शन हुआ, पैसों का ट्रांजैक्शन हुआ, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हुआ, इसीलिए उसको बोला जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। टीचर हो गए, डॉक्टर हो गए, बिजनेसमैन हो गए, ये सारे लोग किस में आते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी में आते हैं। क्यों? क्योंकि वो हर चीज के लिए पैसे लेते हैं। आप स्कूल में पढ़ाते हो तो स्कूल में भी पैसे लगते हैं, हॉस्पिटल में इलाज करवाते हो पैसे लगते हैं, बिजनेसमैन से कोई प्रोडक्ट लेते हो या बिजनेस डील करते हो तो पैसों के रिलेटेड डील होती है। यानी कि जिस चीज के अंदर पैसा इन्वॉल्व होता है, या अर्निंग या स्पेंडिंग इन्वॉल्व होती है, तो वो चीज किस में आती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसके बाद आती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सिंपल है, इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि पैसा, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि पैसा नहीं। ऐसी चीजें जो सिर्फ और सिर्फ सेवा भावना से की जाती है उसको बोला जाता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे कि एक मदर अपने बच्चे का ध्यान रखती है तो उसके कोई पैसे लेते नहीं है। एनजीओ होते हैं, एनजीओ के अंदर लोग सेवा करते हैं तो उसके कोई पैसे लेते नहीं है। एक और एग्जांपल देखते हैं, सपोज आप कोई रोड पे जा रहे हो और आपके वहां पर ट्रैफिक जाम हो गया, ठीक है, तो रैंडमली कोई इंसान उतर के क्या करता है, उस ट्रैफिक को क्लियर करवाता है। तो क्या वो ट्रैफिक क्लियर करवाने के बाद सबके पास पैसे मांगने जाएगा? नहीं मांगने जाएगा। उसने ट्रैफिक क्लियर करवाया, वो खुद गया और वो चला गया। क्यों? क्योंकि इट्स नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसको पता है कि ये प्रॉब्लम है, उसने सेवा के सामने आके सेवा की, ठीक है, उन्होंने वो ट्रैफिक क्लियर करवाया और वो चले गए, यानी कि ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई, उन्होंने कोई भी पैसे चार्ज नहीं किए, ठीक है। ऐसे ही ये पर्टिकुलर चीजों को बोला जाता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसके अंदर पैसा कमाने का इंटेंशन ही नहीं है। ना मुझे पैसे कमाने हैं, ना मुझे पैसे चाहिए, मेरा इंटेंशन है सेवा, ह्यूमैनिटी, इंसानियत, ये सारी चीजें जहां बीच में आती है उसको बोला जाता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि पैसा, अर्निंग और स्पेंडिंग। नॉन इकोनॉमिक यानी कि कोई पैसा नहीं, सेवा भावना, ठीक है, इंसानियत, ये सारी चीजें होती है। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे इंडियन इकोनॉमी काम करती है, उसके 3 पैरामीटर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर। ये चीज आपने कहीं ना कहीं प्रीवियस स्टैंडर्ड्स के अंदर भी देखी होगी। तो ये चीज को आप डिटेल में समझते हैं। प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर बेस्ड एक्टिविटी जहां पर होती है उसको बोला जाता है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर जो होता है वो एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज होता है, जैसे कि एग्रीकल्चर बेस्ड में खेतीबाड़ी तो इंक्लूडेड होती है 110%, बट उसके अलावा एग्रीकल्चर बेस्ड एक्टिविटी जैसे कि गाय भैंस बकरी पालना, ठीक है, या फिर मुर्गी वगैरह पालना, फिशिंग वगैरह करना, ये सारी चीजें जो होती है वो भी एग्रीकल्चर के अंदर इंक्लूड होती है और इसको एग्रो प्रोडक्ट्स बोला जाता है। बेसिकली प्राइमरी सेक्टर के अंदर रॉ मटेरियल मिलता है। रॉ मटेरियल कैसा? आप डेली एक बेंच पे बैठते हो स्कूल में, वो बेंच किससे बनी हुई है? लकड़ी से बनी हुई है। क्या वो फॉरेस्ट में से हमको पूरी बेंच बनी हुई मिलती है? नहीं, फॉरेस्ट में से सबसे पहले क्या आता है? लकड़ा। वो लकड़ा कौन से सेक्टर में आता है? प्राइमरी सेक्टर में। इतना क्लियर हुआ? जो लकड़ा मिलता है वो लकड़ा कहां से आता है? प्राइमरी सेक्टर से आता है। क्यों प्राइमरी सेक्टर? क्योंकि वो एग्रीकल्चर और उसके रिलेटेड एक्टिविटी है। अब सेकेंडरी सेक्टर समझते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है? छोटे से छोटी पिन से बड़ा सा बड़ा मशीन बनना, यानी कि जो रॉ मटेरियल इंडस्ट्री में आता है, फैक्ट्रीज में आता है, उसके अंदर प्रोसेस होती है और बाद में क्या होता है, वो चीज को एक फिनिश्ड गुड में बनाया जाता है। जैसे कि हमने देखा कि प्राइमरी सेक्टर से हमारे पास क्या आया? लकड़ा। सेकेंडरी सेक्टर में वही लकड़े को काटा जाएगा, पॉलिश किया जाएगा, फिनिशिंग की जाएगी, उसके अंदर आयरन का यूज होगा, उसको पर्टिकुलर बेंच का फॉर्म बनाया जाएगा और उसको पर्टिकुलर बेंच बनाया जाएगा। यानी प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है? रॉ मटेरियल होता है। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर प्रोसेस होती है, छोटे से छोटे पिन से बड़े मशीन्स बनाना, हर प्रोडक्ट को बनाना, रॉ मटेरियल जो आता है उसको फिनिश्ड गुड में क्रिएट करना, ये सारी चीजें किसके अंदर इंक्लूड होती है? सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। थर्ड आता है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर कैसा? जिसमें आप डायरेक्ट पैसा नहीं देते हो। फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल में स्टडी करते हो, स्कूल में आप स्टडी करते हो तो आपके 7 to 8 सब्जेक्ट होते हैं, तो क्या आप जाके हर टीचर को अलग से पैसे देते हो कि साइंस वाले मैम को अलग पैसे दिए, मैथ्स वाले सर को अलग पैसे दिए, एसएस के सर को अलग पैसे दिए, हिंदी गुजराती के अलग? नहीं, हम क्या करते हैं? एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि स्कूल में फीस भरते हैं। टीचर्स का काम होता है सर्विस प्रोवाइड करना, यानी कि वो क्या करते हैं? आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। वो ऐसा नहीं बोलेंगे हाँ देखो डाउट पूछना है, ओके 20 रुपीज लगेंगे, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप एक पर्टिकुलर ट्रस्ट को पैसा दे रहे हो, यानी कि एक स्कूल को पैसा दे रहे हो। क्या आपको ट्रस्टी पढ़ाने आते हैं? नहीं। प्रिंसिपल पढ़ाने आते हैं? नहीं। क्यों नहीं आते? क्योंकि उनका काम ही नहीं है वो, उनका काम है स्कूल को मैनेज करना, वो उनका फाइनेंशियल काम है। आपने फीस भरी,
टीचर्स को क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। वो सैलरी के अंदर उनका इंक्लूड होता है कि स्टूडेंट्स को पढ़ाना, स्टूडेंट्स का डाउट सॉल्व करना, ये सारी चीजें, यानी कि वो स्टूडेंट्स को क्या प्रोवाइड करते हैं, सर्विस। समझ में आया। सेम बैंक में आप जाते हो, आप चेक डिपॉजिट करते हो, कैश विड्रॉ करते हो, कैश डिपॉजिट करते हो, तो क्या उसके लिए आप पैसा देते हो, नहीं, वो सर्विस चार्ज तो बैंक आपसे काटती है, आप कोई पर्टिकुलर इंसान को कोई पैसा देते नहीं हो। रेस्टोरेंट में आप जाते हो तो आप क्या वेटर्स को टिप देते हैं, क्या आप उसको पर्टिकुलर पैसा देते हो, क्या वेटर ऐसा बोलता है कि मैं ऑर्डर लेने का 50 रुपीज चार्ज करूंगा, नहीं, क्यों, क्योंकि उसका काम है सर्विस देना। उसको सैलरी कौन दे रहा होता है, पर्टिकुलर रेस्टोरेंट का ओनर। तो सर्विस सेक्टर यानी कि क्या काम होता है, पैसे दे कोई और रहा होता है, बट सर्विस प्रोवाइड करने का काम किसी और का होता है। आज हमारे यहाँ पर कोई इमरजेंसी आएगी, मैं फायर ब्रिगेड या पुलिस को कॉल करूं तो वो आके मेरे से पैसा नहीं मांगेंगे कि ओके हमने आपका केस सॉल्व कर दिया है, अब हमारे 15,000 रुपीज हुए। पुलिस या फायर ब्रिगेड ऐसा नहीं बोलेगी, क्यों नहीं बोलेगी, वो सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, उनको जो सैलरी होती है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट सैलरी के बदले में क्या बोलती है उनको, कि आपको पब्लिक की सर्विस करनी है, यानी कि आपको पब्लिक की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, कहीं पर आग लगे, इमरजेंसी सिचुएशन आए तो आपको वहां पर पहुंचना है। ये होता है बेसिकली सर्विस सेक्टर। और इंडियन इकोनॉमी इन्हीं 3 सेक्टर में है। प्राइमरी सेक्टर जहां पर एग्रीकल्चर, सेकेंडरी सेक्टर जहां पर मशीनरी वगैरह फैक्ट्रीज में सामान बनता है, प्रोडक्शन होते हैं, और सर्विस सेक्टर यानी कि जो लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने के लिए क्या फैक्टर्स चाहिए होंगे। आप समझो कि कोई भी चीज बनती है तो कैसे बनती है, चाहे कोई भी सेकेंडरी सेक्टर ले लो, सर्विस सेक्टर ले लो, प्राइमरी सेक्टर ले लो, कुछ तो चाहिए। मेरे को खेतीबाड़ी करनी है तो जमीन चाहिए, प्रोडक्ट बनाना है तो मुझे फैक्ट्री चाहिए, और सर्विस करवानी है तो मुझे एक पर्टिकुलर स्कूल चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, बैंक चाहिए, कुछ तो चाहिए। अब ये प्रोडक्शंस के फैक्टर क्या है, तो 4 फैक्टर होते हैं, लैंड, कैपिटल, लेबर और एंटरप्रेन्योरशिप। आराम से समझते हैं, स्टोरी बेस्ड समझते हैं, कोई तकलीफ नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। सबसे पहले मेरे को चाहिए जमीन। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको कब पढ़ा रहा हूं, जब मैं किसी पर खड़ा हूं, कोई जमीन है, ये मेरा घर है, तो ये मेरी एक प्रॉपर लैंड हुई। अब आप स्कूल जाते हो तो आप स्कूल कहाँ जाते हो, एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे जाते हो, एक पर्टिकुलर लैंड पे जाते हो, यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है लैंड का। अगर हमारे पास कोई जगह ही नहीं है तो ना हम खेतीबाड़ी कर सकते हैं, ना हम फैक्ट्री बना सकते हैं, ना हम सर्विस सेक्टर प्रोवाइड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते नहीं है। तो सबसे पहला मेन टर्म होता है लैंड। उसके बाद आता है कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है पैसे, इन फॉर्म ऑफ, अगर फ्यूचर में आप कॉमर्स वगैरह लेने वाले हो तो कॉमर्स में हर जगह मनी मनी नहीं दिखता है, आपको देखने को मिलेगा कैपिटल। कैपिटल यानी होता है पैसा। अब जमीन मैंने खरीद ली पर मेरे पास पैसा ही नहीं है तो मैं उस जमीन का क्या करूं। मैंने सपोज 50 लाख में एक जमीन खरीदी, बस मेरे पैसे खत्म हो गए, अब मैं उस जमीन का क्या करूं। खेतीबाड़ी करने के लिए भी पैसा चाहिए, मशीन को प्रोड्यूस करना है तो भी पैसा चाहिए, और सर्विस करवानी है तो भी पैसा चाहिए। मेरे को कहीं ना कहीं पैसा तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में सेकंड होता है कैपिटल, यानी कि मेरे पास पैसे होने चाहिए। पैसों से क्या होगा, उस जमीन पे एक चीज बनेगी, जैसे कि मेरे को फैक्ट्री बनानी है तो एक फैक्ट्री बनेगी, प्रॉपर शेड वगैरह बनेगा, दीवार वगैरह बनेगी, ऑफिस बनेगी, ठीक है, प्रोडक्शन हाउस बनेगा, ये सारी चीजें लगेगी, उसमें क्या लगता है पैसा, यानी कि कैपिटल। थर्ड मेरे को चाहिए लेबर। लेबर यानी कि मजदूर। मजदूर का काम क्या होता है, मैंने 50 लाख रुपए, 2-3 करोड़ रुपए डाल के मैंने इतनी बड़ी इंडस्ट्री बनाई है, तो अब उसके अंदर काम कौन करेगा, मैं तो करूंगा। मैं अकेला पूरी इतनी बड़ी फैक्ट्री चला पाऊंगा, नहीं। मुझे क्या चाहिए, लेबर यानी कि मजदूर चाहिए। मजदूरी नहीं होंगे तो वो चीज कोई काम की नहीं है। लेबर सबसे आईएमपी है। आज अगर कोई भी चीज, आपको अगर घर बनाना है, आपके पास 2-3 करोड़ का बजट है, आप बोलो मेरे को 2-3 करोड़ का घर बनाना है, घर बनाएगा कौन, कारीगर, मजदूर, वही नहीं है तो आप अकेले तो घर बना नहीं सकते। अकेले घर बनाने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, यानी कि हमको लेबर की भी जरूरत पड़ती है। अब आप ये 3 को पहले मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। लैंड, कैपिटल, लेबर, यानी सब चीज एक दूसरे से लिंक है। हर चीज के लिए क्या चाहिए, कैपिटल, यानी पैसा चाहिए। लेबर को भी सैलरी देनी होगी, मजदूरी देनी होगी, तो पैसा हमको चाहिए। लेबर इसलिए जरूरी है कि वो उस चीज को समझेंगे। लैंड का मैं एक आपको फैक्टर समझाता हूँ। ऐसा नहीं होता है कि कहीं पर भी जाके आपने सब कुछ बना दिया। लैंड क्यों मैटर करती है, आज मैंने कोई जगह फैक्ट्री बनाई, वहां पर पानी पहुंचना चाहिए, कोई भी फैक्ट्री हो पानी चाहिए होगा, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचनी चाहिए। दूसरा, ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। मैं कोई जंगल में जाके फैक्ट्री बनाऊंगा, पर जंगल तक आने के लिए ट्रक्स का टाइम तो होना चाहिए कि वो ट्रक आ पाए, सामान मेरे पास रॉ मटेरियल आए, मैं उसको बनाऊं, फिर फिनिश गुड पहुंचना भी तो चाहिए लोगों के पास। यानी लैंड ऐसी होनी चाहिए जो हर सर्कमस्टेंस पर अच्छी दिखे, कि भाई उस पर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वहां पर लोग पहुंच पा रहे हैं, मजदूर करने के लिए रेडी है। पर घने जंगल में अगर आपकी फैक्ट्री होगी तो मजदूर थोड़ी आएंगे घने जंगल में, घने जंगल में कोई नहीं आएगा। ऐसी जगह पर मेरी फैक्ट्री होनी चाहिए जहां पर मजदूर पहुंच पाए,
रॉ मटेरियल पहुंच पाए, फिनिश्ड गुड जा पाए, इलेक्ट्रिसिटी पहुंच पाए, लोग आ सके, लोग कम्युनिकेट कर सके, ऐसी जब जगह होती है तो वो लैंड अच्छी मानी जाती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में। लैंड के बाद कैपिटल जो पैसा और लेबर यानी मजदूर। अब मैंने एक फैक्ट्री बनाई यानी लैंड लिया, उस पर कैपिटल यानी कि इन्वेस्टमेंट करके बहुत अच्छी फैक्ट्री बना दी, उसके बाद मैंने उसके अंदर लेबर्स भी डाल दिए, ठीक है। क्या लेबर्स खुद से काम करेंगे? नहीं। मशीन खुद से काम करेगी? नहीं। उनको मैनेज करने के लिए एक इंसान चाहिए जिसका नाम होता है एंटरप्रेन्योर यानी कि मैं, जिसने कंपनी पूरी बनाई होगी। क्यों? क्योंकि कितना लैंड मतलब कि जमीन में क्या होना चाहिए, जमीन तो चलो एक बार के लिए हो गई, कैपिटल यानी पैसा कैसे इन्वेस्ट होना चाहिए, लेबर्स क्या काम करेंगे, कितना काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, ये सारी चीजों को मैनेज करने वाला जो इंसान होता है इसको बोला जाता है एंटरप्रेन्योर। आपने आज इंडिया में देखे होंगे कि एंटरप्रेन्योर्स अपना बिजनेस लेके आते हैं, ठीक है, कि ये मेरा बिजनेस है, ये होता है, वो होता है। एंटरप्रेन्योर का काम होता है कि उसने सारा सेटअप कर दिया है, वो उसके ऊपर ध्यान रखता है, वो अपने आपके बिजनेस को आगे लेके चलता है। एक स्टेप हमेशा आगे चलना होता है, वो ये ध्यान रखते हैं कि क्या मेरी प्रॉपर्टी में सब सही से हो रहा है, मेरी कंपनी में सबसे सही से हो रहा है, मैं कैसे अपनी कंपनी को और ग्रोथ करूं, ये सारी चीजें कौन देखता है? एंटरप्रेन्योर। एक शॉर्ट एंड स्वीट एग्जांपल लेते हैं, मुझे एक आइसक्रीम की कंपनी ओपन करनी है, तो आइसक्रीम की कंपनी ओपन करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? लैंड चाहिए। लैंड क्यों चाहिए? क्योंकि भाई मैं फैक्ट्री कहाँ डालूंगा, ठीक है। तो लैंड ले ली मैंने, उसके बाद मुझे क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए। आइसक्रीम बनाने के लिए मुझे आइसक्रीम के कोन्स के रैपर्स चाहिए होंगे, क्रीम चाहिए होगी, चॉकलेट्स चाहिए होगी, मशीन्स चाहिए होगी जो आइसक्रीम बनाए, फ्रिज चाहिए होंगे जहां पर स्टोर हो सके, ये सारी चीजें मैंने कैपिटल यानी पैसा लगा के वो सारी चीजें भी मंगा दी। अब मेरी फैक्ट्री बन चुकी है, उसके अंदर चीजें आ चुकी है, बट तीसरा मेरे को चाहिए लेबर जो वो चीजें बनाएंगे। लेबर आने के बाद मैंने लेबर को बुलाया, लेबर्स ने सारा काम चालू किया। अब लेबर्स को यही नहीं पता है कि कितनी आइसक्रीम बनानी है, कोन कितने बनाने हैं, कप आइसक्रीम कितनी बनानी है, चॉकबार कितनी बनानी है। एंटरप्रेन्योर यानी ऐसा मेरा काम, मैं बोलूंगा आज के दिन में भाई 1000 कप्स बनने चाहिए, 2000 कोन्स बनने चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए। आप काम सही से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मशीन सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, मशीन बिगड़ तो नहीं गई, मेंटेनेंस, ये सारी चीज कौन देख रहा होता है? एंटरप्रेन्योर। ये एक बेसिक स्टोरी के थ्रू आपको याद रखना है कि आपको ऐसा ही सोचना है कि एज अ एंटरप्रेन्योर मैं कैसे एक कंपनी बनाऊंगा। पहला लैंड, फिर कैपिटल, फिर लेबर और फिर मैं खुद एंटरप्रेन्योर जो मैनेज करेगा। आपका पूरा आंसर क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई हो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो देखते हैं वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो कोई भी चीज दुनिया में अनलिमिटेड होती नहीं है। क्यों अनलिमिटेड नहीं होती? आज मेरी इच्छा जो है वो अनंत है। आज मैं YouTube पे काम कर रहा हूँ, मेरे को 200 सब्सक्राइबर है, मेरे को 500 चाहिए, 1000 चाहिए, 10,000 चाहिए, 1 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए, 1 करोड़ भी चाहिए। क्यों? मेरी इच्छा इतनी है। इसको रिसोर्स में अगर ले ले तो भाई मैं 1 BHK फ्लैट में रहता हूँ, मेरे को 2 BHK चाहिए, 3 BHK चाहिए, 4 BHK चाहिए, मेरे को विला चाहिए, बंगलो चाहिए, हर चीज चाहिए। बट सामने रिसोर्स क्या है उस टाइम पर? पैसा। क्यों? कि मेरे बैंक अकाउंट में अगर 50 लाख पड़े तो मैं ये सारी इच्छा थोड़ी पूरी कर सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। यानी कि इंसान की जो इच्छा होती है वो अनलिमिटेड होती है, बट सामने रिसोर्सेज कैसे होते हैं? लिमिटेड होते हैं। यही होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। बेसिकली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के डिस्ट्रीब्यूशन की बात चल रही है, यानी कि हमें प्रोडक्शन के जो फैक्टर है उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करने। आज लाइफ में हमें जो चाहिए वो सारी चीजें हमें मिल जाए ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। हमें कहीं ना कहीं ऑप्शंस फेस करने पड़ते हैं, कहीं ना कहीं सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ते हैं। उसी को समझते हैं। पहला है अनलिमिटेड वांट्स। इंसान की इच्छा अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड जैसे कि अगर मैं साइकिल लेके जा रहा हूँ तो मेरे को एक्टिवा लेने की इच्छा होगी, एक्टिवा पे जा रहा हूँ तो मेरे को बाइक लेने की इच्छा होगी, बाइक लेके जा रहा हूँ मैं तो मेरे को कार लेने की इच्छा होगी, कार लेके जा रहा हूँ तो मेरे को लग्जरी कार लेने की इच्छा होगी, लग्जरी कार लेके जा रहा हूँ तो स्पोर्ट्स कार लेने की इच्छा होगी, स्पोर्ट्स कार में जा रहा हूँ मेरे को जेट लेने की इच्छा होगी, प्राइवेट जेट होगा तो हेलीकॉप्टर लेने की इच्छा होगी। कभी भी इच्छाएं खत्म ही नहीं होती है। क्यों खत्म नहीं होती है? क्योंकि हमारी इच्छा इतनी है, बट सामने रिसोर्सेज भी तो होने चाहिए। रिसोर्सेज हमारे पास होते नहीं है। इसको ही हम टर्म ऑफ इकोनॉमिक समझे तो इकोनॉमी में क्या होता है कि हमारी जितनी भी इच्छा होती है उसको हमें इंडिविजुअली अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ती है। आज एज अ फैमिली मैन मैं अगर कोई इनकम लेके आता हूँ तो मैं ये नहीं कि भाई मेरे को फोन चाहिए यानी कि मैं किसी को कोई पैसा नहीं दूंगा, मेरी सैलरी 30,000 है, मैंने 30,000 का फोन खरीद लिया, ऐसा नहीं होता है। इकोनॉमिक में आपको वांट्स को कंट्रोल करना पड़ता है। घर के खर्चे कितने हो रहे हैं, बच्चों की फीस में कितने जा रहे हैं, राशन कितने का आ रहा है,
जो छोटी मोटी घर्स की प्रॉब्लम है वो कितने में सॉल्व हो रही है, वो सारी चीजें आपको इकोनॉमिक लेवल पर सोच समझ के पैसे को खर्च करना सिखाती है। और इसीलिए पहला टर्म है कि डिस्ट्रीब्यूशन करते टाइम जब अनलिमिटेड वॉन्ट्स होती है तो क्या करना चाहिए। सेकंड, इंपॉर्टेंट ऑर्डर इन टर्म ऑफ प्रायोरिटी, यानी कि अनलिमिटेड वॉन्ट्स में से आप अपनी प्रायोरिटी चुनो। ठीक है, कैसे प्रायोरिटी चुनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आज मेरे पास पैसा है मेरे पास तकरीबन 50,000 के आसपास पैसा है। 50,000 में बहुत सारी चीजें करने को होती है। 50,000 का लेना हो तो एक फोन भी आता है, और ना लेना हो तो बहुत सारी चीजें भी आती है। अब मेरे को प्रायोरिटी में क्या होगी, कोई मेरे को बोल रहा होगा घर पे कि दवाई कोई मेरे को घर पे बोल रहा होगा हमें दवाई चाहिए, कोई बोलेगा घूमने जाना है, कोई बोलेगा बुक्स लेनी है, कोई बोलेगा ये करना है, कोई बोलेगा वो करना है। उसमें से हम डिसाइड करते हैं कि एक्चुअली में इंपॉर्टेंट क्या है प्रायोरिटी में, यानी कि मेरी अनलिमिटेड वांट्स में से कौन से ऐसे लिमिटेड वांट है जिसको अभी फुलफिल करना जरूरी है। आप सबने फेस किया होगा कि आप घर पर कोई भी चीज डालते हो तो पहले मम्मी को बोलते हो, मम्मी पापा को बोलते हो, तो पापा बोलते हैं कि देखेंगे। क्यों देखेंगे, वो इमीडिएटली हाँ नहीं बोल सकते, उनको खुद देखना पड़ता है। आपको नहीं पता होता है, बट उनके अकाउंट में से ईएमआई भी कट रही होती है, लोन्स चल रही होती है, अलग अलग एक्सपेंस हो रहे होते हैं। उनमें से आपने जो डिमांड रखी है वो उनके दिमाग में है। एज अ फैमिली मैन वो फादर सारी चीज को समझना चाहते हैं, वो सारी चीजें देना भी चाहते हैं। कौन ऐसा इंसान होगा जो अपने बच्चों को या अपने घर को खुशियां नहीं देना चाहता, देना चाहते हैं। बट वो अनलिमिटेड वांट्स में से पहली प्रायोरिटी क्या है, अभी जरूरत क्या है, वो जरूरत वाली चीजों पे सबसे पहले पैसा खर्चा जाएगा। थर्ड आता है लिमिटेड रिसोर्स। अब रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। कैसे लिमिटेड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल। आज दुनिया में हर कोई पेट्रोल व्हीकल्स चला रहा है, पर पेट्रोल तो लिमिटेड है। पेट्रोल अगर निकलेगा ही नहीं, पेट्रोल जमीन में से आएगा ही नहीं, तो व्हीकल्स चलेंगे ही नहीं। लिमिटेड रिसोर्स। एनर्जी ले लो, लिमिटेड रिसोर्स में आती है। ठीक है, उसके अलावा पैसा भी लिमिटेड रिसोर्सेज में आता है। यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जो कहीं ना कहीं एक टाइम बाद खत्म होने वाले हैं, हमको पता है। पेट्रोल हम सबको पता है कि आज नहीं तो 100 साल बाद, 200 साल बाद, पर कहीं ना कहीं पेट्रोल हमेशा के लिए खत्म हो जाने वाला है। इसीलिए क्या करते हैं, गवर्नमेंट अलग अलग अवेयरनेस प्रोग्राम लॉन्च करते हैं कि पेट्रोल की जगह पर आप सीएनजी यूज करो, या अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए, ईवी यूज करो। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं पेट्रोल को बचाना जरूरी है। आगे की फ्यूचर जनरेशन वो पेट्रोल फिर कभी देख पाएगी नहीं। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन में पहली अनलिमिटेड वांट होती है, उन वांट में से हम लोग प्रायोरिटी वाली वांट्स को चूज करते हैं जिसको हम फुलफिल करते हैं। रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड होते हैं, तो उस लिमिटेड रिसोर्स को कैसे हमें यूज करना है वो सीखना पड़ता है। क्यों सीखना पड़ता है, आज आप समझो कि आपके अकाउंट में पैसा है तो आप सोच समझ के यूज करते हो, क्योंकि वो पैसा कहीं ना कहीं खत्म होने वाला है। ठीक है, तो वैसे ही हर चीज, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हो कि जो चीजें लिमिटेड रिसोर्स में आती है और उसको यूज करना हमारे लिए बहुत ज्यादा टेक्निकल होना पड़ता है कि ये चीज मेरे को इतनी यूज करनी है, ये चीज मेरे को उतनी यूज करनी है, वहां पर हमको लिमिटेड रिसोर्स का ध्यान रखना पड़ता है। उसके नेक्स्ट आता है ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है, तो कोई भी चीज का ऑल्टरनेट यूज करना है। यानी कि मेरे को पता ही है कि ये चीज आज रहे तो कल खत्म हो जाने वाली है, तो मैं उसका ऑल्टरनेट यूज करना शुरू कर दूंगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए लोग क्या करते हैं, वन टाइम कॉस्ट में सोलर पैनल्स लगवा देते हैं। सूरज कभी धूप देना नहीं छोड़ेगा, यानी कि सोलर एनर्जी हमेशा चलती रहेगी। विंड एनर्जी होती है, टाइडल एनर्जी होती है, ऐसे अलग अलग टाइप के एनर्जी लोग क्यों यूज करते हैं, अपने आप को डेवलप करने के लिए। दूसरा, पेट्रोल की बात करते हैं। पेट्रोल जो है वो पता है कि आज रहे तो कल खत्म होने वाला है, तो उसका ऑल्टरनेट डीजल, डीजल का ऑल्टरनेट सीएनजी, सीएनजी का ऑल्टरनेट ईवी। ईवी भी हमको पता है कि लिथियम से उसकी बैटरीज बनती है। अगर लिथियम कहीं ना कहीं खत्म हो गया तो ईवी की बैटरीज भी बनेगी नहीं। तो इसका मतलब रिसर्च हमेशा चलती रहेगी कि अभी ईवी के नेक्स्ट क्या आना चाहिए मार्केट में। तो ये सारी चीजों क्या होता है, ऑल्टरनेट यूज होता है। ऑल्टरनेट यूज इसीलिए भी करना पड़ता है कि आपको कोई चीज एक्सपेंसिव पड़ रही है। ठीक है, हम लोग बैग यूज करते हैं तो हम थोड़ी हमेशा 1 लाख रुपए का बैग यूज करते हैं। मैं 1000 रुपए का भी बैग यूज करता हूँ, 500 रुपए का भी बैग यूज करता हूँ, अकॉर्डिंग टू माई कन्वीनियंट। सेकंड, अगर एग्जाम्पल देखें तो आप स्कूल जाते हो और आप घर हो, घर से स्कूल के बीच में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, रोड का रास्ता ब्लॉक है, आप 1 दिन स्कूल नहीं जाओगे, 2 दिन स्कूल नहीं जाओगे, 3 दिन स्कूल नहीं जाओगे, काम महीने भर चलेगा, तो आप क्या करोगे, ऑल्टरनेटिव यूज करोगे, यानी कि दूसरे रास्ते से आप स्कूल जाओगे, बट स्कूल हमेशा जाओगे। ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज का मेन फंडा जो होता है वो गवर्नमेंट को भी समझना पड़ता है। क्यों गवर्नमेंट को समझना पड़ता है, गवर्नमेंट के पास भी बहुत सारी अनलिमिटेड वांट्स है, प्रायोरिटी भी बहुत सारी है, रिसोर्सेज लिमिट है और अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ता है। क्यों,
क्योंकि उनके पास भी हर एक चीज है। अगर वो पर्टिकुलर अपना सारा पैसा रेलवे में लगा देंगे तो बाकी सब लोग क्या करेंगे, नेशनल इनकम एग्रीकल्चर में लग जाएगी तो बाकी सारे लोग क्या करेंगे, सिर्फ रोड बनाने में उन्होंने ध्यान दिया तो बाकी सारी चीजें कैसे चलेगी। यानी कि उन्हें भी ये सारी चीजें समझनी पड़ती है कि कितनी वांट है, क्या प्रायोरिटी है, क्या पहले करना है, क्या बाद में करना है, किसमें ऑल्टरनेट यूज करना है, किसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज करना है, ये सारी चीजें उनको समझनी पड़ती है। ये जो चीजें हैं ये एज अ गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक देश को चलाने के लिए, और एज एन इंडिविजुअल हमें खुद के डेवलपमेंट के लिए भी ये सारी चीजें समझनी पड़ती है। और एज अ स्टूडेंट आप ये सारी चीजें समझते हो तो आपको पता है कि इकोनॉमी कैसे काम करती है, आप अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हो। कंट्रीब्यूट इन टर्म्स ऑफ क्या, आपको भी ये सारी चीजें समझ में आने लगती है कि कैसे ये सारी चीजें होती है। आप खुद क्या करोगे, आपके पास पैसे होंगे तो आप समझोगे कि मेरे को कौन सी चीज खरीदनी है, नहीं खरीदनी है, फिजूल खर्ची नहीं होगी। जहां पर आप वेस्ट मनी करते हो वहां पे कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम में आते हो। आप, मैं, सब लोग इसके अंदर इंक्लूड रहते हैं। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। इसका लास्ट पार्ट जो पार्ट 3 होगा वो जल्दी आएगा। पार्ट 1 आ चुका है, जिसने नहीं देखा लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल की भी लिंक होगी, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर दीजिए ताकि आपके पास रेगुलर अपडेट्स जल्द से जल्द और सबसे पहले पहुंच पाए। तब तक कमेंट करके बताइए एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है, वीडियो कैसा लग रहा है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और बताते रहिए कि कैसे मुझे और इंप्रूवमेंट करना चाहिए। जय भारत, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।